हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, जिसका नाम था फील्ड्स ड्यू टू स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। और इस यूनिट को लेकर हमने बात की लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइसन इक्वेशन की, और एक क्वेश्चन भी हमने किया था जिसमें यह था कि दो प्लेटें थी जिनको इक्वल पोटेंशियल से आप चार्ज किया गया है, समान विभव के द्वारा उनको आवेशित किया गया है, और उन प्लेटों के मध्य विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना हमने लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए की थी। लाप्लास और पॉइसन समीकरण का डिडक्शन हमने किया था गाउस के अवकल नियम से। गाउस का जो नियम है, इस नियम के अवकल रूप को हमने लेते हुए लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन कैलकुलेट करी थी। आज हम बात करने वाले हैं दो प्लेटें हैं जिनको उसी φ1 और φ2 से विभव से आवेशित किया गया है, और उन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की गणना हम करेंगे। बस फर्क इतना है, पहले हमने लाप्लास समीकरण का यूज किया, आज हम पॉइसन समीकरण का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हुए φ1 तथा φ2 विभव से आवेशित दो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, या विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यूजिंग पॉइसन इक्वेशन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स विच इज चार्ज्ड बाई φ1 एंड φ2 पोटेंशियल। यहां चूंकि हमें दिया गया है पॉइसन समीकरण का यूज करते हुए हमें दोनों के मध्य विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहां हम मान लेते हैं कि माना दो प्लेटें हैं जो एक्स वाई तल में स्थित है। एक्स वाई तल में दोनों स्थित हैं और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है वो d है, तथा दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, ये हमने मान लिया। अब पॉइसन समीकरण हम जानते हैं, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। पॉइसन समीकरण डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारे पास पॉइसन समीकरण होती है। डेल की वैल्यू मैं जानता हूं, डेल की वैल्यू होती है मेरे पास, चूंकि हम सब जानते हैं डेल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड। और वेक्टर की बात करता हूं तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप ऑल्सो। तो चूंकि यहां मेरे पास डेल स्क्वायर है तो यहां इसकी वैल्यू जाएगी डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, देन फाई इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब चूंकि हमने
यहाँ पे ये अजम्पशन लिया है कि जो दोनों प्लेटें हैं वो एक्स वाई प्लेन में हैं। इसका मतलब है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में विभव में परिवर्तन नहीं होगा। एक्स दिशा में और वाई दिशा में विभव में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन केवल और केवल जेड दिशा में होता है। तो यहां डेल स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहां क्या बचेगा, यहां हम लिख देंगे कि चूंकि विभव में परिवर्तन z दिशा में है। इसका मतलब यहां डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन हम यहां पे ले लेते हैं, क्योंकि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दिशा में यहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का मैं z के सापेक्ष समाकलन करता हूं। ठीक है, इस समीकरण का z के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब मैं इस समीकरण का z के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो मुझे यहां मिलता है डेल फाई अपॉन डेल जेड माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जेड प्लस C1। यहां मुझे मिलेगा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जेड प्लस C1। मैं पुनः इसका z के सापेक्ष समाकलन करता हूं। पुनः z के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब मैं पुनः z के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो यहां मुझे फाई की वैल्यू मिल जाती है। फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 जेड प्लस C2 माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 जेड प्लस C2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब यहां हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां पे दो कंडीशन हम लेंगे, z की वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस करेंगे। पहली कंडीशन ये लेंगे हम z इक्वल टू यहां पे 0 लेते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कंडीशन फर्स्ट केस में यदि z इक्वल टू 0 हो, z इक्वल टू 0 होगा तो यहां समीकरण 1 से फाई इक्वल टू मुझे यहां मिलेगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 2 प्लस C1 0 प्लस C2। तो यहां मैं देखता हूं कि ये पोर्शन 0, ये पोर्शन भी 0, तो फाई इक्वल टू मुझे C2 मिलता है। फाई इक्वल टू मुझे C2 मिलता है। साथ ही मैं यहां कंडीशन और अप्लाई करता हूं, फाई इक्वल टू फाई 1 लगा देता हूं। तो यहां पे ये फाई इक्वल टू फाई 1 रखूंगा, तो यहां फाई की जगह मैं फाई 1 रखूंगा। तो यहां फाई 1 इक्वल टू मुझे C2 मुझे मिल जाता है। अब ये मान जो मुझे C2 का मिला है, इस मान को मैं रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से मैं लिखूंगा C2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, C2 का मान समीकरण में 1 में रखता हूं तो समीकरण 1 क्या बन जाती है, फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जेड स्क्वायर 2 प्लस C1
Z प्लस C2 की जगह मैं रख देता हूं φ1 और इसको मैं समीकरण नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां हमने z इक्वल टू 0 लिया था। अब यहां हम दूसरी कंडीशन लेंगे z इक्वल टू d पे। दूसरी कंडीशन हम यहां पे लेते हैं z इक्वल टू d पे। कंडीशन, यदि z इक्वल टू डी हो तो इस सिचुएशन में फाई इक्वल टू यहां पे φ2 हम ले लेंगे। z इक्वल टू डी पे फाई इक्वल टू φ2 हम यहां पे ले लेंगे। ये वैल्यू मैं यहां रिप्लेस करता हूं, इस जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस करता हूं तो फाई की जगह मैं φ2 रखता हूं माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन यहां डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 डी प्लस φ1 प्लस φ1। यहां से अगर मैं C1 डी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये सब मुझे मिलेगा। C1 डी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, मैं इधर इनको ट्रांसफर करता हूं तो यहां से φ2 क्यों, क्योंकि मुझे यहां जैसे C2 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी वैसे ही हमें यहाँ पे C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं इनको ट्रांसफर करूंगा तो φ2 प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन डी स्क्वायर 2 और ये माइनस φ1 मुझे मिल जाएगा। अब C1 इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो C1 इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो यहां से C1 इक्वल हो जाएगा, ये D इन दोनों के अपॉन में चला जाएगा, ये D इन दोनों के अपॉन में चला जाएगा। तो यहां से मैं देखूंगा कि φ2 माइनस φ1 अपॉन D प्लस रो अपॉन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन होगा तो एक D से एक D यहां कैंसिल होगा और यहां क्या बचेगा, केवल रो D अपॉन 2 एप्सिलॉन, रो D अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब इस C1 का जो मान आया है, इस C1 के मान को मैं यहां समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। C1 के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। C1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, C1 का मान समीकरण 2 में रखता हूं तो यहां फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन z स्क्वायर 2 प्लस C1 z है, C1 की जगह हम यहां रखेंगे φ2 माइनस φ1 d प्लस रो d 2 एप्सिलॉन और z प्लस φ1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये C का मान हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। अब यहां हम इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। कैसे, फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन z स्क्वायर 2 प्लस φ2 माइनस φ1 d और ये z का अंदर यहां गुणा किया प्लस रो dz अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस φ1। यहां तक हमने लिख लिया। ये मान जो है, ये मान हमारा विद्युत विभव का मान मिल जाता है। विद्युत विभव यानी फाई क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव का मान मुझे मिल गया। अब मैं बात करता हूं विद्युत क्षेत्र की।
क्योंकि फाई की वैल्यू मुझे मिली है रो अपॉन एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी जेड प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन जेड प्लस फाई 1। ठीक है, ये विद्युत विभव का मान हो गया। अब यहां हमें बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर फाई। चूंकि हमने शुरू में बात की थी जब हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि जो प्लेट्स हैं ये दोनों प्लेट्स एक्स वाई प्लेन में हैं, इसका मतलब परिवर्तन केवल और केवल z दिशा में हो रहा है। तो यहां विभव में परिवर्तन z दिशा में है, इसका मतलब यहां हम केवल और केवल जो z कंपोनेंट है वही यहां पे लेंगे। चूंकि विभव परिवर्तन केवल z दिशा में है, z दिशा में है, इसलिए डेल वेक्टर की वैल्यू यहां पे हम k केप डेल अपॉन डेल z से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां E वेक्टर है, इस E वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस k केप डेल अपॉन डेल z देन ये फाई। हमारे पास फाई की वैल्यू है, हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो यहां से E वेक्टर इक्वल माइनस k केप डेल अपॉन डेल z, और ये वैल्यू हम रखते हैं माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन z स्क्वायर 2 प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी z प्लस रो डी जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस फाई 1। ये वैल्यू यहां मैंने रिप्लेस कर दी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने से मेरा मतलब है यहां z के सापेक्ष इसका हम आंशिक अवकलन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट इसको हम करते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस k केप माइनस यहां से माइनस रो जेड अपॉन एप्सिलॉन प्लस इसका मैंने किया तो यहां से फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी, और यहां किया तो यहां रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इस प्रकार हमने यहां पे E वेक्टर यानी जो विद्युत क्षेत्र है इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फाई यानी विद्युत विभव की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस प्रकार से ये हमारा पाइसन समीकरण का उपयोग करते हुए हमने किन्हीं दो समांतर प्लेटें जो फाई 1 और फाई 2 विभव से आवेशित हैं उन दोनों के मध्य विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना की। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। किसी सिस्टम में अगर दो चार्ज रखे हुए हैं या बहुत से चार्ज रखे हुए हैं, दो चार्ज रखे हुए हैं, तो उनके कारण उसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। या अगर कोई दो से ज्यादा चार्जेस हैं, मान लो 5 चार्जेस हैं, 7 चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हैं, क्या इन सभी चार्जेस का इफेक्ट एक दूसरे चार्जेस पे पड़ता है या अपने निकटवर्ती आवेशों पर ही इनका प्रभाव पड़ता है? ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा। पूरा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी को लेकर के हम उसमें बात करेंगे, कैसे रिड्यूस करनी है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।